नमस्कार। शुभ सृजन नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। और इस बार की ये किताब कैथरीन क्लेमा की एडवीना और नेहरू। ये देखने में तो आपको ऐसा लगेगा कि एक प्रेम कहानी है, एडवीना और नेहरू का रोमांस है, वो है, और जिस रूप में आप सोचते हैं वो भी है। इस किताब को मैं दूसरी बार पढ़ रही हूँ। पहले तो उत्सुकता मिली थी और बहुत पहले पढ़ी थी, तब उतनी समझ में नहीं आई थी, लेकिन इस बार मैंने इसे फिर से पढ़ा। और भारतीय इतिहास की कितनी परतें एक के बाद एक के बाद एक के बाद खुलती चली गई। तो हमने सोचा अच्छा, इस किताब को का परिचय करवाने से पहले, इसकी बात करने से पहले मैं आग्रह करूँगी कि आप में जितने भी लोग समर्थक हैं महात्मा गांधी और नेहरू जी के, या आपको हिंदुओं से डर लगता है, तो मेरा आग्रह है कि आप ये वीडियो ना देखें और आप इस किताब को भी मत पढ़िएगा। ये उन लोगों के लिए है जो कि सचमुच सच सुनने की क्षमता रखते हैं। मैंने कैथरीन क्लेमा का नाम गूगल पे खोजा, विस्तृत जानकारी कहीं से नहीं मिली, हो सकता है कहीं और से मिली। तो कैथरीन की किताब एडवीना और नेहरू को जब मैंने पढ़ा फिर से, तो इस किताब को अक्सर दुर्लभ प्रेम कथाओं में जाना जाता है, पर मुझे लगता है कि जो इसका पक्ष छूट गया वो ये है कि ये विभाजन के दौरान भारतीय इतिहास की परत खोलने वाली किताब है। आप समझेंगे कि हमारी तत्कालीन राजनीति में लूपहोल्स कहाँ थे, गलतियां कहाँ हो रही थी, और अंत तक जाते जाते मुझे ये भी समझ में थोड़ा थोड़ा आ गया कि गांधी वध या हत्या क्यों हुई। आप भारतीय नेताओं की मनोदशा को इस किताब में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जिनको लेकर कैथरीन कहती हैं कि हो सकता है ये नहीं हुई, लेकिन ये हो जाए ये भी तो आश्चर्य नहीं होगा। प्राकृतन में कैथरीन कहती हैं कि प्रेम की इस परंपरा का जन्म 12वीं शताब्दी के यूरोप में धर्म युद्धों के समय हुआ था। ये तब होता है जब आप अपनी संस्कृति को सब कुछ समझ लेते हैं। हमारे यहाँ सनातन में तो अनादिकाल से है ये। वो लिखती हैं कि मैंने नेहरू और एडवीना पर इसी परिप्रेक्ष्य में ऐतिहासिक उपन्यास लिखा है। मुक्त भाव से मैंने कुछ ऐसी स्थितियां जोड़ दी हैं जो संभवतः घटित नहीं हुई, लेकिन कुछ संकेतों के आधार पर उनका घटित होना संभव जान पड़ता है। दूसरी ओर कुछ स्थितियां जो असंभव प्रतीत होती हैं वास्तव में एकदम सच है। ये किताब का दूसरा पन्ना है। नेहरू और एडवीना दोनों इंसान थे, दोनों में नेतृत्व का गुण था। ये मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, ये लेखिका के ही शब्द हैं। दोनों रोमांटिक थे, उनमें भावावेश था और अपने ढंग से दोनों भारत के लिए समर्पित थे। इसी पेज पर है। उपन्यास शुरू होता है चौरी चौरा कांड के बाद, जब आंदोलन गांधी वापस लेते हैं, और पूरे उपन्यास में गांधी का मुसलमानों के प्रति प्रेम दिखता नहीं है, छलकता हुआ दिखाई देता है। और यही नेहरू के साथ भी है। एकदम स्पष्ट हो जाता है कि गांधी की प्राथमिकता मुसलमान थे। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और तो यहाँ खास बात यह है कि जब आमतौर पर गांधी और नेहरू के अगेंस्ट में कुछ भी कहा जाता है तो कह दिया जाता है कि ये तो भाजपाई है, ये तो संघी है, आतंकवादी तक कह दिया जाता है, हिंदू आतंकवादी, इस्लामोफोबिया, ऐसे शब्द चलते हैं। लेकिन याद रखिए ये शब्द, ये जो कह रही हैं वो लेखिका भारत की नहीं है। तब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था।
संघ का जन्म भी 1925 में जाकर हुआ था। ये कैथरीन क्लेमा फ्रांस की लेखिका थी, जिनका ना तो संघ से दूर तक संबंध था, ना हिंदू धर्म से दूर दूर तक संबंध था। इस किताब में एडविना के कई प्रेम संबंधों का जिक्र मिलता है और इसमें बनी है एक, बिलपाले हैं, बाद में और भी नाम आते हैं। और एडविना भी माउंटबेटन के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत ज्यादा निश्चित नहीं थी। एक पात्र कहता है, पहली बात तो यह है, ये शादी के पहले की बात है, पहली बात तो यह है कि अभी तक सगाई की घोषणा नहीं की गई है। ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि युवा माउंटबेटन अभी कुमारी एडविना एशले के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। उपन्यास में एक प्रसंग है जो कस्तूरबा के निधन का, और बहुत प्रासंगिक है, और ये मुझे इसी तरह पर बहुत खराब लगा। कहीं ना कहीं महात्मा कहे जाने वाले गांधी की मानवता पर सवाल उठते हैं। इसलिए मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया, जिसको गांधी से प्रेम है, नेहरू से प्रेम है, वो ना इस किताब को पढ़े और ना ये वीडियो देखे। मैं सोचती हूँ क्या पति कोई इतना क्रूर हो सकता है कि स्वदेशी के नाम पर डॉक्टरों के कहने के बावजूद अपनी पत्नी को इस स्थिति में ला दे, उसका इस तरह से ब्रेन वॉश कर दे कि वो दवा ही न ले अपनी जान बचाने के लिए। क्या करेंगे ऐसे प्रेम का? मैं ये जो प्रसंग है उसको पढ़कर सुनाती हूँ। डॉक्टर ने कस्तूरबा को चटाई पर सीधा करके उनके चेहरे की परीक्षा की। उसे उनके हृदय और फेफड़ों की आदि की गति को आले यानी जो स्टेथोस्कोप होता है से सुनने की जरूरत नहीं पड़ी। बिना कुछ बोले गंभीर मुद्रा में उसने अपना बैग खोलकर एक सिरिंज और शीशी निकाली। यह क्या है? गांधी ने तीखे स्वर में पूछा। सिर्फ पेंसिलिन मिस्टर गांधी, परेशान न हो, 2 या 3 शीशियां बस, और हम इन्हें ठीक कर देंगे। गांधी ने धीरे से कहा, क्या मैं यह समझूं कि आप इनको इंजेक्शन देंगे? डॉक्टर ने अपनी सिरिंज की तरफ देखा और कुछ मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें सुई का चुभना पता भी नहीं चलेगा। सवाल ये नहीं है कि, गांधी ने जवाब दिया, मैं इंजेक्शन लगाकर इलाज करने के एकदम खिलाफ हूं। यह प्राकृतिक नहीं है, और जो प्राकृतिक नहीं है वह मानवता के लिए हितकर नहीं है। क्या? डॉक्टर चिल्लाया, आप इंजेक्शन के लिए मना नहीं करेंगे? क्या आप ऐसा करेंगे? पेज 25। और ये घटना बहुत जगाती है। इसी पेज पर आगे वर्णन है। गांधी जी उठे और रात के अंधियारे में डॉक्टर के पीछे बाहर चले गए। मेरे लिए आपको आगाह करना जरूरी है मिस्टर गांधी, पेंसिलिन के बिना वे नहीं बचेंगी। डॉक्टर फुसफुसाया, इसके अलावा आपके बेटे देवदास इस इलाज पर जोर दे रहे हैं। बात आगे बढ़ती है पर गांधी नहीं मानते। अपनी मरणासन पत्नी के पास जाकर कहते हैं, बात सुनो, अगर तुम जीना चाहती हो, ये अगर तुम जीना चाहती हो का क्या मतलब है भाई? अगर तुम जीना चाहती हो तो तुम्हें सिरिंज से पेंसिलिन का एक इंजेक्शन लगवाना होगा। क्या तुम्हें मंजूर है? और ब्रेन वॉश देखिए किस तरह से किया गया है। सिरिंज वे बुदबुदाई, आपको तो पसंद नहीं है, यह है, इसका फैसला सिर्फ तुम्हें करना है। बा महात्मा ने अपनी भौं उनकी भौं को चूमते हुए फुसफुसाकर कहा, सिर्फ तुम्हें प्यारी बा। पेज 26 पे इसका जिक्र है। और बा ने गांधी के प्रभाव में आकर इंजेक्शन नहीं लिया। पुणे के यरबदा आश्रम में फरवरी के महीने में बा ने दम तोड़ा। और इसके बाद भी गांधी को ना तो पश्चाताप है, ना उनको कोई दया आती है। कस्तूरबा के निधन के अगले दिन ही वे डॉक्टर से कहते हैं, अगर मैंने पेंसिलिन लगाने की अनुमति दे होती तो भी वह उन्हें नहीं बचा सकती। डॉक्टर चुप रहा। वो कहते जाते हैं, हम लोग 62 साल इकट्ठे रहे, उन्होंने मेरी गोदी में दम तोड़ दिया, इससे बेहतर और क्या हो सकता था? ये आत्ममुग्धता नहीं है तो और क्या? महात्मा ने ऐसा पूछा जैसे वे डॉक्टर से अपनी बात का समर्थन चाहते थे। अब पाठक स्थिति को पलट दीजिए, सिचुएशन को पलट दीजिए। अगर यही स्थिति गांधी जी की जगह अगर कस्तूरबा होती और कस्तूरबा की जगह बीमार गांधी होते तो क्या कस्तूरबा ऐसा करती? मुझे नहीं लगता कि वो करते। फिर मैं सोचती हूँ कि
ब्रह्मचर्य और सत्य के नाम प्रयोग के नाम पर गांधी जितनी महिलाओं के साथ रहते हैं, नग्न रहकर प्रयोग करते हैं, उन्होंने कभी भी दूसरी महिलाओं के माइंडसेट के बारे में, उनके दिमाग के अंदर रह के कभी सोचा कि वो जिस तरह नग्न होकर प्रयोग कर रहे हैं सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, अपनी तथाकथित परीक्षा के लिए, इससे उन महिलाओं को कितनी तकलीफ होती होगी। और यही प्रयोग क्या कस्तूरबा अगर करती तो क्या आपका समाज उनको जिंदा रहने देता? आप वो भी अगर कस्तूरबा भी अगर पुरुषों के कंधे पर हाथ रहकर घूमती तो क्या इतिहास उनको स्वीकार करता? गांधी के प्रण के लिए कस्तूरबा ने बलिदान दिया। और प्रैक्टिकल होकर कहती हूं, ये स्वदेशी के नाम पर, परंपरा के नाम पर स्त्रियों का जिस तरह से ब्रेन वॉश किया गया, उसकी परिणति थी। अब मजे की बात करते हैं। कई जगहों पर उल्लेख मिलता है कि महात्मा गांधी को 3 बार मलेरिया हुआ, कई दिनों तक बिस्तर पर रहे, कस्तूरबा की तरह जिद पर रहे कि दवा नहीं लेंगे, प्राकृतिक तरीके से जो इलाज होता है उसी से ठीक होकर दिखाएंगे। लेकिन महात्मा गांधी के बच्चों के आगे एक नहीं चलती। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हवाला देती हूँ क्योंकि इसके बाद मैंने और भी जगह पढ़ा कि और क्या था। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक गांधी को कुनैल लेनी पड़ी, दवा लेने के विरोध में थे और उनको ठीक करने में ज्यादा रुचि थी। अब ये हिपोक्रेसी नहीं है तो क्या है? मान लीजिए यही सत्य है। सत्याग्रह का आइडिया भी कस्तूरबा गांधी के कारण गांधी को मिला था, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने पकाना साफ करने से मना कर दिया था और वो जिद पे अड़ी रही और उनको झुकना पड़ा। इसी से उनको सत्याग्रह का विचार आया। सारा क्रेडिट गांधी ले गए, लेकिन बैकग्राउंड में कस्तूरबा रह गई। वहां पर एक और पुस्तक भी है मेरे पास, कभी होगा तो मैं उसमें भी बात करूंगी, या किया होगा तो मुझे याद नहीं, मैं दिखाऊंगी। अच्छा, कैथरीन क्लेवा जो है वो नेहरू पर विस्तार से बात करती हैं। पहले मैं बता दूं कि कस्तूरबा गांधी की तुलना में कहीं अधिक समर्पित, कहीं अधिक ईमानदार महिला थी, जो इतिहास में अंडररेटेड रह गई हैं गांधी के कारण। 18 मार्च 1946 को नेहरू और एडविना की पहली मुलाकात होती है। और यहां मजे की बात बताइए किस तरह से लोग खेलते हैं रिश्तों में। एडविना को नेहरू में शुरू में कोई रुचि नहीं थी, कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, वो उनको महत्व ही नहीं देती है क्योंकि वो आखिर तो वो साम्राज्ञी थी गुलाम भारत में। मगर लुई माउंटबेटन को पता था कि नेहरू भविष्य में उनके लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। मुझे तो लगता है कि नेहरू आरंभ में एडविना के हनी ट्रैप के शिकार हुए। माउंटबेटन एडविना से नेहरू का परिचय देते हुए कहते हैं, और वे एशियन रिलेशंस कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लॉर्ड लुई ने उत्तेजित होकर कहा, तुम्हें मालूम है कि भारत का भविष्य बहुत दूर तक नेहरू पर निर्भर है। उनके बगैर मुसलमानों के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता, भारत में नागरिक शांति नहीं हो सकती। एक बात और है, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी था जनरल डायर, उसको लंदन में सम्मानित किया गया। यह किताब अंग्रेजों की भी परत दर परत खोलती है, उनका खोखलापन दिखाती है। तो डायर को जब सैनिक अदालत में पेश किया गया तो नेहरू कटुता के साथ कहते हैं, और उसका हुआ क्या? जनरल डायर को लेकर वह मजे से दिन गुजार रहा है, भारत में रहने वाले अंग्रेजों के चंदे से बंधी पेंशन के सहारे। पेज 46। यहां पर एडविना नेहरू का समर्थन करती है। नेहरू कहते हैं, जिस समय हम लोग जेल में थे उस समय जिन्ना और मुस्लिम लीग की साजिशों को खुली छूट देकर इस खतरे को, यानी सांप्रदायिकता के खतरे को, इंग्लैंड ने ही बढ़ाया है। एक बात तो तय है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज सरकार को खटकते थे। एक प्रसंग है जहां नेहरू कहते हैं, लेकिन मैं उस भारतीय देशभक्त सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करना चाहता हूं। उनकी सेना के मुस्लिम सैनिकों को अपराधी ठहराने के कारण ही कलकत्ता उत्तेजित हो गया। कलकत्ता में उस समय मारकाट
चल रही थी, दंगे का डर था। इस पर लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस का उल्लेख करते हुए राजद्रोही शब्द का उल्लेख करते हैं। सिवा इस राजद्रोही के उल्लेख के सिवा, जिसे आप देशभक्त कहते हैं, मैंने सिंगापुर में आपके कार्यक्रम पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। उस समय भारतीय मामलों के अवर सचिव थे आर्थर हेडसन। कलकत्ता के दंगों का उल्लेख है, जिस पर हाल में बनी बंगाल फिल्म्स द बंगाल फाइल्स को बैन कर दिया गया कलकत्ता में। लोगों को ये काल्पनिक लगता है, पर इस किताब में उन दंगों का, उनकी विभत्स घटनाओं का पूरा वर्णन है। पूरा नहीं भी तो संकेत मात्र तो है, और जो मारकाट हुई है वो तो नृशंस है। स्पष्ट है कि एक विदेशी लेखिका है, इस बात को मानती है कि कलकत्ता दंगों की आग में जला था 16 अगस्त 1946। जिन्ना इसके जिम्मेदार थे। ये सीधे कार्रवाई का दिन है। हमारे जिन्ना ने कहा था मुसलमानों की ताकत दिखाने का दिन। लूट मार की बात अलग है, उसे हमें सिर्फ अपने महान नेता से तय करना है। पेज नंबर 54। इसके बाद भीषण रक्तपात और दिल दहला देने वाले बेभत्स भीषण दृश्य हैं। 3 दिनों तक कलकत्ता जलता रहा और हमारे नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त थे। और इन दंगों में सहरावर्दी की भूमिका थी। इनकी भूमिका इस किताब में नहीं है, दिखती नहीं है, लेकिन भूमिका थी, क्योंकि मैंने और भी जगहों पर पढ़ा था। तो 16 अगस्त के बाद 17 दिसंबर 1946, जिसके बारे में चर्चा नहीं होती, तब भी कोलकाता में दंगे हुए। इसका जिक्र भी नहीं मिलता आमतौर पर। और मजे की बात यह है कि जो जिन्ना पाकिस्तान के लिए लड़ रहे थे, उनको उर्दू नहीं आती थी। सरोजनी नायडू का हवाला देते हुए कहा गया है, सरोजनी ही कह रही है, यह सच है, जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहा है वो मुसलमानों की भाषा नहीं बोलता। नेहरू उर्दू बोलते हैं मगर जिन्ना नहीं। और 31 मार्च 1947 को एडविना माउंटबेटन और गांधी की मुलाकात होती है और गांधी जिन्ना को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। और जब ये कहा जाता है कि नेहरू नहीं मानेंगे, तो नेहरू को मना लेने की बात कहते हैं। याद रहे, ये वो समय था जब मुसलमान हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे थे। गांधी कहते हैं, मिस्टर जिन्ना का अपना अहंकार है, योर हाइनेस, यानी माउंटबेटन को कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं उन्हें कैसे राजी किया जा सकता है। उन्हें भारत सरकार में प्रधानमंत्री का पद चाहिए। आगे वो कहते हैं, उन्हें यानी नेहरू को स्वीकार करना होगा, वरना भारत नष्ट हो जाएगा। लेकिन मैडम, मैं फिर एक और वाक्य बता रही हूँ, मैडम मिस्टर जिन्ना और वो दोनों बहुत अभिमानी हैं। नेहरू वायसराय की मदद नहीं मांगेंगे, मैंने मांग ली। मैं अपने को सिर्फ हिंदू नहीं महसूस करता, सारे हिंदुस्तानी, मुस्लिम, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, यहूदी सब मेरे बच्चे हैं, खास कर मुसलमान। पेज 94। अब ये बताइए, जब एक माता पिता की नजर में सारे बच्चे बराबर ही हैं, तो उनमें से कोई एक बच्चा खास कैसे हो सकता है? और वो बच्चा जो सबसे ज्यादा उत्पाती है, जो सबसे ज्यादा रक्तपात करता है। महात्मा गांधी अपने विषय में कहते हैं, महिलाओं से बात करना मेरे जीवन का प्रिय शगल है। पेज 113। जिन्ना को लेकर सरोजनी नायडू और एडविना की बातचीत का एक प्रसंग है। सरोजनी ने गंभीरता से बात शुरू की। जिस जिन्ना को एक जमाने में मैं जानती थी, वह कांग्रेस का स्वाधीनता सेनानी था, एक ऐसा युवक जिसका उत्साह और चुंबकीय आकर्षण सामान्य लोगों जैसा नहीं था। वह हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का कट्टर समर्थक था और मुझे यकीन नहीं आता कि उस महान ज्वाला का लेश मात्र भी उसके हृदय में बाकी नहीं रहा है। बंटवारा जब होता है तो जिन्ना की असहमति साफ झलकती है, क्योंकि वो समझ गए थे कि गांधी उनको लपेटना चाहते हैं। नहीं मोहनदास, वो कहते हैं, जिन्ना, मैंने सिर्फ उनकी बातें सुनी है। जिन्ना ने धीरे से जवाब दिया, अल्लाह के नाम पर, जिसका आह्वान तुम भी करते हो, बातों को सीधे देखो। जिम्मेदारी न मेरी है
न नेहरू की। इस स्थिति में दो ऐसे समुदायों के साथ जो एक साथ रहने से नफरत करते हैं, जबरदस्ती करके तुम जहर ही खोल सकते हो। पेज 140। इस पुस्तक की समीक्षा को हमने 2 खंडों में बांटा है क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ी हो गई है, तो आगे आप दूसरा खंड देखिए।